गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स की। देखो, आपकी 11th-12th की फ़िज़िक्स के अंदर अगर सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर माना जाता है न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से तो वो है रोटेशनल डायनामिक्स। तो देखो, इस चैप्टर को मैं ऐसे करने वाला हूँ, हम ऐसे करने वाले हैं जैसे हमने पहले कभी नहीं किया। बिल्कुल सिंपल इसके न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। और आप में से अगर कोई बच्चा सीकर कोटा में स्टडी किया हो या कर रहा है तो उसको पता होगा कि वहाँ के टीचर्स क्या बोलते हैं कि अगर रोटेशनल डायनेमिक्स के क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगे तो इसका मतलब आप सब कुछ सीख सकते हो। चलो, अब देखो, थ्योरी मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज इस चैप्टर की है। मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल्स को हम टैकल कर सकते हैं। तो अब मैं ये नहीं बताने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है। फटाफट बताऊंगा, सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। तो पहले इनर्शिया की बात होगी, फिर टॉर्क, रोटेशनल मोशन की बात होगी, एंगुलर मोमेंटम की बात होगी, रोलिंग की बात होगी। इन सब पे मिक्स क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फटाफट बता रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I=mr² फॉर ए पार्टिकल। और अगर बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल रखा है। जैसे डिस्क का mr²/2, रिंग का mr², एंड होलोस्फेयर, सिलेंडर, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। फिर दो थ्योरम्स इसमें आती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो हमें क्या बताती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या बोलती है वो? IZ=IX+IY। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी पैरेलल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ बॉडी और रोटेशनल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर के समेशन के इक्वल। तो थ्योरी में आपको नहीं बताने वाला, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ आता है। और क्या पता है अपने को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अलोंग हम डिफाइन करते हैं। वही टॉर्क वगैरह वो पॉइंट के अलोंग हम डिफाइन करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अलोंग हमेशा डिफाइन होता है। और सबसे लास्ट बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नॉर्मल समेशन के रूल्स को फॉलो करेगी। समझ गए? चलो करें भी इसके क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट जिससे आपके बिल्ड हो वैसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और आई विल इंश्योर यू दैट ये सब देखने के बाद आप जेई, नीट, एमएच, सीईटी कुछ भी उठा लो, सारे क्वेश्चंस आपसे बड़े आराम से सॉल्व होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं भाई। ले भाई, करते हैं बोर्ड को साफ। चलो पहले, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से। अब वो वाले क्वेश्चंस भी नहीं मैं बताने वाला। हाँ जी, मास इतना है, रेडियस इतना है, बताओ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकलेगा। वो क्वेश्चंस भी मैं नहीं बताने वाला। वो तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू बेस्ड ही तो पुट करनी है। रेडियस सेंटीमीटर में होगी तो मीटर में बदल लेना, मास ग्राम्स में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में बदल लेना, एंड मतलब समझ गए आप। चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास, देखो एक डिस्क है, ये उसकी खुद की एक्सिस है, ठीक है। हमें फाइंड करना है इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास क्या है? एक रिंग, और उस रिंग के ये एंड से जाने वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हमें पहले से ही पता है। डिस्क है तो mr²/2, लेकिन मुझे इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना, मुझे निकालना है इसके पैरेलल एक्सिस जो है, जो इसके एज से जा रही है, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं? अरे नहीं, पैरेलल एक्सिस की बात हो रही है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। इस एक्सिस को मैं नेम दे देता हूँ AA'। तो क्या लिखूंगा मैं? IAA' = ICM + MD²। ICM सेंटर ऑफ मास अबाउट the axis which is passes through center of mass, mr²/2 हमें पहले से ही पता है, प्लस मास ऑफ बॉडी इंटू डी। डी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस क्या होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अरे रेडियस ही तो होगी, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, दोनों को ऐड करोगे तो एम आर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरूरी नहीं वो डिस्क के लिए बोलेगा, वो एक रोड के लिए बोल सकता है, एक सिलेंडर के लिए बोल सकता है। मतलब जब भी हमें किसी पैरेलल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगा देंगे। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल दोनों बॉडीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए ही हाँ 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए ही यूज़ होती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए ही यूज़ होती है। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी का लेवल, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, हमारे पास है रिंग ऑफ मास m, रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक है, हमें बताना है इसमें फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। रिंग पड़ी है सामने, रिंग पड़ी है सामने, और उसके ऐसे ये डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब देखो हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो इसके सेंटर से जाती है एक्सिस, उसके अलोंग पता है। मतलब ये अगर रिंग है तो उसके सेंटर से ये वाली जो एक्सिस जाएगी उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमें ऑलरेडी पता है। वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो ये जेड एक्सिस है तो इसको मैं आई जेड लिख देता हूँ। मतलब इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 डायामीटर चूज़ कर लेता हूँ। देखो आप बोलोगे सर इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इधर क्यों कंसीडर कर रहे हो? रुक जाओ बताता हूँ, पता लगेगा अभी आपको। तो देखो ये एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस, ये दोनों एक्सिस जो हैं इसको मैं एक्स एक्सिस जैसे मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस जैसे मान लेता हूँ। तो ये दोनों एक्सिस एक ही प्लेन में है और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि 2 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सेम प्लेन में लाई कर रही है, और थर्ड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लेन के अंदर जो 2 एक्सिस है उसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही कहती है, लिख दीजिए। अब आई जेड इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस एम आर स्क्वायर लिख दिया। अब आई एक्स के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही आई वाई के अलोंग भी होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बताता है, क्या बताता है? अरे एबिलिटी बताता है ना अपनी रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखने की। जैसे जो काम इनर्शिया करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, मतलब मोशन को मेंटेन रखने की एबिलिटी, वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में, अपनी रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखने की एबिलिटी। तो अब तुम देखो डायामीटर ये है, डायामीटर ये है, तुम इसको वाई एक्सिस के अलोंग घुमाओ चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाओ, दोनों कंडीशन में सेम एफर्ट ही लगने वाला है। दोनों कंडीशन में जो टेंडेंसी है इसकी रोटेशन को मेंटेन रखने की सेम ही तो है। तो आई एक्स एंड आई वाई दोनों की वैल्यू सेम ही होने वाली है। तो मैं इसको 2 इंटू आई एक्स लिख देता हूँ। तो आई एक्स प्लस आई एक्स 2 आई एक्स, सॉरी वाई लिख देता हूँ क्योंकि आई वाई निकालना है। तो आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई है, तो इसलिए मैंने आई एक्स को आई वाई से रिप्लेस कर दिया, दोनों ऐड करेंगे, अब ये डिवाइड में आ जाएगा। देन यू विल गेट आई वाई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस हम थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर वो मास रेडियस की वैल्यूज़ दे सकता है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट आगे बिल्ड करते हैं, एक लेवल और बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? स्केलर के वेक्टर, अरे स्केलर है, स्केलर है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, एक कटिंग वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले भाई साहब एक डिस्क है, ये उसकी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इसके अलोंग डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है। यहाँ पे मैंने एक m मास का जो पार्टिकल है जस्ट यहाँ पे क्या रख दिया जी, बिल्कुल एंड पे। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या होगा?
क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? स्केलर क्वांटिटी है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर क्वांटिटी है, कुछ नहीं है, ऐड कर दो। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था जब मास नहीं रखा था? डिस्क है ये, तो mr²/2। अब कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अलोंग होगा? अरे जब इसके ऊपर रखूंगा मैं तो ये पार्टिकल भी तो इसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करने लगेगा ना। तो बस फिर जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, ये हमें पहले से पता है। पार्टिकल का मास m है, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। ख़त्म, ऐड करो, आपका काम 3/2 mr²। सेकंड क्वेश्चन, इसमें लगेगा भाई आपका दिमाग, इसमें लगेगा भाई आपका दिमाग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। इस पे एक और क्वेश्चन। अगेन मैंने एक डिस्क ले लिया, दिस इज अ डिस्क। ये एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, समझ गए? डिस्क है, मान लो ऐसे, मान लो ये डिस्क है, ये कैसे भी मान लो, ऐसे मान लो, चलो ये डिस्क है और ये वाली एक्सिस बनी हुई है। 3D में दिखा नहीं सकता ना, तो समझ गए ना आप, सेंटर से जाने वाली है। मास है इसका m, रेडियस है इसकी r। क्या किया भाई, इस डिस्क से मैंने एक छोटी डिस्क ऐसे करके, देखो ये ली, कट एंड थ्रो। इतना पार्ट है जो कट किया, मतलब डिस्क के अंदर एक और डिस्क कट करी जो सेंटर ऑफ मास से जा रही थी और इधर पेरीफेरी को टच कर रही थी। कट किया, फेंक दिया, कट किया, फेंक दिया। तो जो हमारे पास अब डिस्क बचेगी वो कैसी बचेगी? ये मतलब समझ गए ना आप, ये ऐसे करके मैंने ये पार्ट कट किया और इसको मारा दूर, ये पार्ट खाली, ये डिस्क बच गई। हमें पूछा है कि रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखते ही क्वेश्चन बच्चे डर जाते हैं। अरे डरने की कोई बात नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो सोचो, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता था, हाँ जी पता था। इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ इसके खुद के सेंटर के अलोंग, हाँ कर सकता हूँ। इस वाले पार्ट का जो हमने कट करना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सिस के अलोंग जो यहाँ से जा रही है फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अरे तो क्या करेंगे, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ये जो पार्ट कट किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्सिस के अलोंग ही हम डिफाइन करते हैं, तो कर देंगे। तो पहले क्या करता हूँ मैं, मतलब जो फुल पार्ट था, कंप्लीटेड लिख देता हूँ, कंप्लीट पार्ट था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mr²/2 अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। अब मुझे ये जो पार्ट मैंने कट किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अलोंग नहीं, इस एक्सिस के अलोंग, ताकि मैं इसको इसमें से माइनस कर सकूं और बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल सके। चलो पहले तो भाई इस पार्ट का तुम्हें मास निकालना, चलो वो बाद में निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो कट किया वो वाला पार्ट, इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इसका मास हम कंसीडर कर लेते हैं m डैश, क्योंकि m तो पूरी रिंग का मास था, इसका मास हमें पता नहीं, मैंने m डैश लिख दिया। इसकी रेडियस कितनी होगी, देखो ये पूरी r, तो ये रेडियस कितनी होगी r/2, तो m डैश r/2/2, समझ में आया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। अब ये जो कट की डिस्क मैंने, इसका मास कितना m डैश, इसकी रेडियस कितनी है r/2 mr²/2, m r रेडियस ऑफ दिस पार्ट, ²/2 हो गया।
क्या बनेगा ये एम डैश आर स्क्वेयर बाई 4। अब एम डैश फाइंड कर लूँ मैं। एम डैश कैसे फाइंड करूँगा? एम डैश कैसे फाइंड करूँगा? देखो पूरी रिंग का मास कितना है एम। पूरी रिंग कितना है? पूरी रिंग कितना एरिया कवर कर रही थी? पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर स्क्वेयर एरिया का मास कितना है एम। पाई आर स्क्वेयर एरिया का मास कितना है एम। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा एम अपॉन पाई आर स्क्वेयर। लेकिन मुझे कितने पार्ट का मास चाहिए? मुझे चाहिए इस पार्ट का मास। इस पार्ट का एरिया कितना होगा पाई आर बाई 2 स्क्वेयर। पाई स्क्वेयर ऑफ रेडियस, यही तो होगा एरिया। तो कितना मास हो जाएगा इसका एम अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई आर बाई 2 स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लोगे, पाई से पाई कैंसिल, ये आर स्क्वेयर बनेगा, आर स्क्वेयर कैंसिल, 2 का स्क्वेयर 4 बनेगा, तो आपके पास आएगा एम बाई 4। ये किसका मास निकल के आया? ये उस डिस्क का मास है जो हमने कट करके फेंकना है। दोबारा सुनो क्या किया। पाई आर स्क्वेयर एरिया का मास कितना है कैपिटल एम। फिर यूनिट एरिया का मास कितना होगा एम अपॉन पाई आर स्क्वेयर। अब तुम्हें पता है यूनिट एरिया का मास इतना है, तो पाई आर बाई 2 स्क्वेयर एरिया, मतलब इतने एरिया का मास कितना होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वही किया, ये आ गया, ये एम डैश की वैल्यू है, पुट कर दो। तो आई कट इक्वल्स टू एम बाय 4, और ये 4 पहले से है 16 आर स्क्वेयर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास निकल के आया है एम आर स्क्वेयर बाई 16, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पार्ट का जिसको हमने कट किया अबाउट दिस एक्सिस। बट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। तो फर्दर क्या कर सकते हो आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, कट किए हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालो, जो आ जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, जो कंप्लीट पार्ट था उसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। बस इतना ही कीजिए। चलो भाई अब करके दिखाते हैं आपको पूरा। अब इसको मैं लिख देता हूँ आई डैश कट, वो किसके इक्वल हो जाएगा आई कट प्लस एम डैश, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बाई 2 स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया और कुछ भी नहीं। एम आर स्क्वायर बाई 16 प्लस एम डैश की वैल्यू थी एम बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4, 16 ही बन जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो एम आर स्क्वायर बाई 8 आई डैश कट। पूरी की पूरी रिंग का था हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई 2, ये जो पार्ट कट कर दिया उसका है एम आर स्क्वायर बाई 8। बचा कितना, बचे हुए पार्ट का कितना हो जाएगा फिर, सो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट वो कितना हो जाएगा, कंप्लीट पार्ट माइनस जिस पार्ट को हमने कट किया, माइनस करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक और लास्ट में बात बताने वाला हूँ। नीट लेवल तक तो ये बात काम में नहीं आती, लेकिन और अगर हाई लेवल में जाएंगे, जेई मेन या एडवांस लेवल में, मेन में भी बहुत कम काम आती है, एडवांस लेवल में बहुत ज़्यादा काम आती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना पूरा हो जाएगा। फिर टॉर्क एंड रोटेशन उसका एक वीडियो बनाऊँगा मैं, फिर रोलिंग का बनाऊँगा, 3-4 वीडियो बनाएंगे। कोई मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लेना, कोई मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लेना रोटेशन का, सब सॉल्व होंगे, फिर सब सॉल्व होंगे। देखो थोड़ा समझना मुश्किल है ये, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बिल्कुल सिंपल बना दूँ। तो जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल वर्ड्स में मैं बोलने की कोशिश करूँगा मैं। देखो 2 बातें बताने वाला हूँ आपको मैं। एक बात तो बड़ी आराम से समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये चीज़ आपने खुद एक्सपीरियंस भी की होगी। जैसे देखो मेरे पास है एक रोड, क्या एक रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l। इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम एल स्क्वेयर बाई 12, एम एल स्क्वेयर बाई 12, है ना। अब अगर इसी रोड को मैं क्या करूं, इसे खींच दूं, खींच के क्या कर दूं मैं, इसकी पतली चद्दर बना दूं। जैसे यही कर दिया मैंने, इसी रोड को ऊपर नीचे खींच दिया, ठीक है, इसी रोड को मैंने क्या किया, ऊपर नीचे खींच दिया, तो रोड कुछ ऐसी शेप बना लेगी, रेक्टेंगल बन जाएगी।
अब भी इस एक्सिस के लोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ml²/12। मैं इसी एक्सिस के लोंग बात कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर एक्सिस की बात नहीं कर रहा मैं। मतलब वही हमारी एक्सिस है, वो जो रोड थी, फॉर्मूला था ml²/12, उसी रोड को मैंने खींच दिया। अब भी फॉर्मूला क्या रहेगा, ml²/12, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज हुआ ही नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, मास ऑफ बॉडी एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। इस एक्सिस के अलोंग जितना इधर मास पहले था उतना ही अब है, ऊपर हो गया, दूर तो नहीं हुआ ना, रेडियस तो चेंज नहीं हुई ना। जैसे पहले ये था, देखो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये वाला मास जितना भी होगा उतना ही दूर है जितना खींचने पे है। देखो इस पार्ट को मैंने खींचा तो ये बड़ा हो गया। ये dm मास जो है अभी भी dm मास ही है, पहले भी अगर मान लो ये r1 डिस्टेंस पे था, अब भी r1 डिस्टेंस पे है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि तुम किसी बॉडी को अगर ऐसे उसके एक्सिस के लोगों की खींच देते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। एक और एग्जांपल देखो, फिर तुम्हें पक्का ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है हमारी डिस्क, ये क्या हमारी डिस्क, ये इसकी एक्सिस, डिस्क पड़ी है, ये इसकी एक्सिस। डिस्क को खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, डिस्क को खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था, सॉलिड सिलेंडर का भी क्या होगा, इसी एक्सिस के लोग mr²/2। ये तो फॉर्मूला तुम याद भी कर चुके हो। ऐसे अगर ये होती रिंग, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ऐसे इसके लोग mr² होता है। इस रिंग को खींचोगे, रिंग को पूरा खींच दोगे तो होलो सिलेंडर बन जाएगा ना, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, mr²। ठीक है, तो एक्सिस के लोंग बॉडी को खींचोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अब सेकंड बात, पहली बात जैसे लगती है बट वो पहली बात जैसी है नहीं, तो इसलिए ध्यान से सुनना। अगर तुम किसी बॉडी को कट करते हो सिमेट्रिकली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अरे यार सर कंफ्यूज कर रहे हो, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्या बोल रहे हो। अरे रुको तो, देखो ये है स्फीयर, ये क्या है, स्फीयर। ठीक है, सपोज स्फीयर इस एक्सिस के लोंग घूम रहा था, क्या कर रहा था, इस एक्सिस के लोंग घूम रहा था। 2/3 mr², अगर सॉलिड है तो 2/5 mr²। चलो सॉलिड मान लेते हैं, सॉलिड स्फीयर है, इस एक्सिस के लोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 mr²। ठीक है, मैंने क्या किया, इस तरह से कट करना है, सिमेट्रिकली कट करना है। मैंने क्या बोला, सिमेट्रिकली कट करो। लो जी, ऐसे मार दिया मैंने कट, ऐसे काट दिया, कट किया, इधर भी वैसा उधर भी ऐसा, सिमेट्रिकल है ना, इस कट के लोग सिमेट्रिकल है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल जाएगा पर फॉर्मूला नहीं बदलेगा। अभी देखना, तो ये पार्ट देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसकी रोटेशनल एक्सिस वही है, तो ऐसे 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 रोटेट करेगा। अभी भी इसका तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 2/5 मास ऑफ दिस पार्ट m-r²। अब देखो फॉर्मूला वही है, मास चेंज हो चुका है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो चुका है। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला पार्ट कैसा होगा, ये कुछ ये, और ये इसकी रोटेशनल एक्सिस होगी, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, मतलब सर्कल में रोटेशन ही करेगा लेकिन शेप अलग सी दिख रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इसका क्या होगा, 2/5 इसका जो भी मास होगा mr²। ठीक है, तो ये कहना चाहता था, पर लास्ट वाली बात इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए बताई।
तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट हो गया है। अगली वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा टॉर्क, रोटेशनल एक्सिस और कैसे टॉर्क के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा, फिर एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग, सबकी धीरे धीरे बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबकी हेल्प कर सकूँ। उन क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको और टेलीग्राम चैनल पे फ्री में, ठीक है। हैप्पी टू हेल्प। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से सीख लिया था कि कैसे उसके क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम रोटेशन वाला पार्ट करने वाले हैं आगे, जैसे मेन टॉर्क और रोटेशनल मोशन और इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगले वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग और बचे हुए पार्ट्स के बारे में। देखो, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, आपने थ्योरी के अंदर पढ़ी हुई है। जैसे ट्रांसलेशन मोशन के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, सेम वही एनालॉजी वाली रोटेशन के अंदर भी होती है। जैसे उसमें थी v = u+at, इसके अंदर ω = ω0 + α t। तो इस तरह से सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी अच्छे से आती है, न्यूमेरिकल में आपको डिफ़िकल्टी आती है। तो न्यूमेरिकल सिखाना मेरा मेन मोटिव है। ये जो 3-4 वीडियोस अपलोड मैं करने वाला हूँ रोटेशन की, उसकी हेल्प से। तो ये 20-20, 25-25 मिनट की 4 वीडियोस करोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, जेई नीट, MHCT, आपके टेक्स्ट बुक का सब क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो रहे होंगे आपसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको सब कुछ आता है। तो फिर किसी मर्जी बुक से आ जाए, कोई मर्जी क्वेश्चंस आ जाए, क्या दिक्कत है ना। तो इनमें याद जो चीज़ मतलब ध्यान रखने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ, जो न्यूमेरिकल्स गलत करवाती है। नंबर 1, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें कब यूज़ करनी है। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें तब यूज़ करनी है जब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस की बात करें तो रोटेशनल एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो जब कांस्टेंट होगा या 0 होगा, देन वी कैन यूज़ इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल फॉर्मूले जो है एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का, उसको ही यूज़ करना पड़ेगा एंड इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की हेल्प से फर्दर सॉल्व होगा, ठीक है। और अब मैं सिंपल क्वेश्चंस करवाने वाला नहीं हूँ कि इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, बाद में एंगुलर स्पीड 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गई, बोलो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, इतने सेकंड बाद। अरे वो तो वैल्यूज़ रखनी है, सॉल्व करना है, बहुत सिंपल वाला काम है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे आपको दे दिया फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज 4 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसको तुम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। आपको पता होना चाहिए 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन, है ना। अरे एक सर्कल पूरा हो गया, एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया, तो कितना एंगल चल जाता है, 2 पाई रेडियन। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। कन्वर्ट करना बस आपको आना चाहिए। तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, मतलब ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करूँगा, तो क्या बनेगा, 4 × 2 पाई। 4 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन, 4 × 2 पाई रेडियन। और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60, ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर आवर को रेडियन पर सेकंड यानी ऐसे इस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आगे, अब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इक्वेशंस यूज़ करो, सॉल्व कर लो। बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम इक्वेशंस ऑफ मोशन 9th में करके आए थे, 11th में भी किया है। इसमें रोटेशनल इक्वेशन हो जाएंगी, सब पैरामीटर, सब जो टर्म्स है रोटेशन की रिस्पेक्ट में आ जाएंगे। अब मान लो ये दिया हुआ है, एक्सेलरेशन = 4t, बताओ भाई एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। तो इस टाइप, अगर इस टाइप में दे रखा है एक्सेलरेशन, तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज मत कर लेना, बिकॉज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट कांस्टेंट हियर। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो तुम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। आगे आपको जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अल्फ़ा से ओमेगा निकालना है सपोज, तो कैसे निकालोगे, अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ मैं, dω/dt 4t। अब ओमेगा कैसे निकलेगा, 4t dt, ओमेगा निकालना है
इंटीग्रेशन कर दो ओमेगा 4t dt, निकल जाएगा। कितने सेकंड पे निकालना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो बोलेगा 4 सेकंड, तो जो भी टाइम लिमिट दी होगी वो आप यूज़ कर लोगे। इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है तो फाइनल एंगुलर स्पीड निकल जाएगी। वहीं मान लो ये दे रखा है ओमेगा इक्वल्स टू 6t², एक्सेलरेशन निकालने की बात करेगा तो क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी से, डिफ्रेंशिएट कर दोगे इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फिर जो टाइम बोलेगा कितने सेकंड पे बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, वो टाइम की वैल्यू रख दोगे। और वही इसी फंक्शन से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करेगा तो क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी। अब वही डी टी इधर चला जाएगा, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, थीटा का फंक्शन निकल जाएगा। फिर जितने थीटा पे जितने टाइम पे हमें थीटा निकालने की बात की हुई है वो टाइम रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो इस तरह से टैकल करना है रोटेशनल इक्वेशन की मोशन को, ठीक है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया क्योंकि सिंपल पार्ट है, ये तुम करके आ रहे हो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर, बस एनालॉजी सेम लगी है। अब बात करते हैं अपने टॉर्क की। टॉर्क के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है। देखो टॉर्क आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, दो फॉर्मूले होते हैं। और टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट किया जाता है, जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के लॉन्ग फाइंड किया जाता था, टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट फाइंड किया जाएगा और उस पॉइंट को हम एज ए ओरिजिन लेंगे, ठीक है, आर एफ साइन थीटा या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब सिंपल क्वेश्चंस, आर की वैल्यू दे देगा, एफ की वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू बोल देगा, टॉर्क निकालो, तुम निकाल लोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा उस पॉइंट से जिससे हमें टॉर्क निकालना है, एफ की वैल्यू दे देगा तो भी तुम रख के निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूज पुट करोगे, फॉर्मूले में आंसर निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फिर बड़ी बात वाले क्वेश्चंस कौन से हैं ये देखना भाई। इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा आपका दिमाग। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सब जगह करवाया जाता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। तो यही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो ये कोई थ्रेड है, ठीक है, इस थ्रेड के साथ में नीचे यहाँ पे कोई बॉडी है वो टांग रखी है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये बॉडी है जो रोल कर सकती है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे धागा बांधा और ऊपर टांग दिया ऐसे। जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये फिर मार्कर कैसे गिरेगा, ऐसे रोल करता हुआ ना, रोल करता हुआ ऐसे नीचे गिरेगा। मतलब रोटेशनल मोशन भी होगी, ट्रांसलेशन मोशन भी होगी। हमें फाइंड करना है कि जब ये ऐसे रोल करते हुए नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले आप एग्ज़ाम रूम में बैठे होगे, आपको कॉन्सेप्ट पता लगना चाहिए ना कि कौन से चैप्टर का है, तो आप अपना दिमाग लगाओगे, हाँ जी भी ये बॉडी है, इसके साथ धागा बंधा हुआ है, अगर मैं इसको जस्ट रिलीज़ करूँगा तो ये कैसे नीचे गिरेगा, अरे ऐसे ही नीचे गिरेगा ना। तो यहाँ पे तो भाई रोलिंग हो रही है, रोलिंग का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। हाँ जी भी चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर की बात हो रही है, हाँ जी उसकी बात हो रही है। चलो आगे सॉल्व करते, देखते हैं क्या बनेगा। अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ वही कॉन्सेप्ट सब जगह लगने वाला है। इसके जैसे क्वेश्चंस में क्या करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के साथ डील कर लो, फिर रोटेशनल मोशन के साथ में डील कर लो, और दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसका यूज़ कर लो। रिलेशन क्या होता है, प्योर रोलिंग हो रही है तो A इक्वल्स टू अल्फा आर, V इक्वल्स टू ओमेगा आर, वो फॉर्मूला अपने दिमाग से, क्योंकि सब जगह कई जगह ये वाले फॉर्मूले भी हल्के फुल्के मॉडिफाई करने पड़ते हैं, तो अपने दिमाग से ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, आपके पास आपका डिज़ायर रिज़ल्ट निकल के आएगा। हम तो मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, जो मोशन हो रही है उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ट्रांसलेशनल इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आप सबको आते ही होंगे, बस उसकी हेल्प से। तो ये हमारा सिलेंडर, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। नंबर 1, थ्रेड के साथ बांधा हुआ है, थ्रेड के साथ बांधा हुआ है तो टेंशन फोर्स लगेगा ही लगेगा। दूसरा, अरे इसका मास है और सपोज रेडियस आ रहा है, मास है तो mg तो लगेगा ही लगेगा।
कोई और फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा जी, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। कितनी एक्सेलरेशन से? हमने लेट किया ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जिसे हमें फाइंड आउट भी करना है। तो ट्रांसलेशन इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? फोर्स इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस बॉडी पे नेट फोर्स किस तरफ है? नेट फोर्स है mg माइनस टी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? mg माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब इस केस में मैंने नीचे वाली एक्सिस को पॉजिटिव माना, नीचे वाली को, ऊपर वाली को माइनस माना हुआ। किधर भी मान सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि किसी भी एक्सिस को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। मैंने नीचे वाली एक्सिस को पॉजिटिव इसलिए माना क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे है, mg नीचे है, t अकेला ऊपर है, तो जिस तरफ दो है उस तरफ पॉजिटिव लो, कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसान रहती है। ऊपर वाले को भी पॉजिटिव मान सकते थे। उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं फिर? नेट फोर्स T माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू माइनस ए, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे है, नीचे वाली डायरेक्शन माइनस होती है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो माइनस ए आता। सॉल्व करके फिर यही निकल के आना था। तो इसलिए इससे अच्छा है कि जिधर दो चीज़ें ना उस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो। तो mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो रोटेशनल इक्वेशन। जैसे नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही नेट टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। पता है ना, जो काम मास करता है ट्रांसलेशन मोशन में, वो काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। जो काम करता है एक्सेलरेशन इन ट्रांसलेशन मोशन, वो काम करता है एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन। जो काम उधर फोर्स करता है, इधर टॉर्क करता है। लिख दिया। देखो भाई, टॉर्क कौन बना रहा है? ये mg इस रोलिंग बॉडी को रोटेट करवा सकता है क्या? अरे ये सेंटर से ही इसको रोटेट होना है और सेंटर पे ही फोर्स लगा दे। अरे ये नीचे तो इसको खींच सकता है लेकिन इसको घुमा नहीं सकता, तो इसके कारण तो कोई टॉर्क बन नहीं सकता। तो टॉर्क बन किसके कारण सकता है फिर? सिर्फ टेंशन के कारण। टेंशन फोर्स, जो टेंशन फोर्स है, देखो जो टेंशन फोर्स है वो ही इसको क्या करवा रहा है? रोल करवा रहा है। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क ड्यू टू टेंशन, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी? रेडियस इक्वल्स टू आई अल्फा। इसके बाद क्या करो? अब हमें क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा? a इक्वल्स टू अल्फा आर होता है, तो अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर आएगा। वैल्यू रख दो भाई, यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा? आई ए अपॉन आर इक्वल्स टू टी आर। क्या करो अब? इस इक्वेशन से क्या करो? टी की वैल्यू निकाल लो, या इधर से टी की वैल्यू उसमें पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आपके पास ए निकल के आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस हो गई हैं। अरे इसको थोड़ा और लिख लो। टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई ए। हमें ए निकालना है, ठीक है। क्या करो? या तो इस इक्वेशन से टी निकाल लो और इसमें रख दो, टी एलिमिनेट हो जाएगा, या इस इक्वेशन से टी निकाल लो और इसमें पुट कर दो, टी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर रोलिंग बॉडी की दे रखा है कि ये डिस्क है, सिलेंडर है, कुछ भी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रख सकते हो। आई एम आर स्क्वायर रखना है कि एम आर स्क्वायर बाई 2 रखना है कि 2/3 एम आर स्क्वायर रखना है, दैट डिपेंड्स कि रोलिंग बॉडी है कौन सी। तो इस तरह से रोटेशनल मोशन की क्वेश्चंस को डील करना है। तो फिर से अगर बॉडी रोल हो रही है तो पहले ट्रांसलेशन इक्वेशन देख लो, फिर रोटेशनल इक्वेशन देख लो, यानी कि एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, टॉर्क नेट इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, फिर दोनों को मर्ज कर दो, जो रिलेशन होता है इक्वल्स टू अल्फ़ा आर या वी इक्वल्स टू ओमेगा आर से, बस इक्वेशंस आ जाएगी, आगे मैथ्स है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी देखो और भी करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन बचे हुए पार्ट को, ठीक है। इन टॉपिक से रिलेटेड अब क्वेश्चन ट्राई करके देखना, उठा लो जेई नीट की बुक, जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं देखना, कितनी अच्छे तरीके से तुम सॉल्व कर पाओगे, तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा। थैंक यू सो मच।